हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, गॉस ने दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये वीडियो अगर आप कंपटीशन वाला वीडियो देख चुके हैं तब देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये कंपटीशन का ही पार्ट है, एक आगे का पार्ट है, कंपटीशन का बेसिक उसमें डिस्कस कर लिए। और इसमें देखते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये क्या बताता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट बताते हैं कि क्या है। तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर competing for the same resources, they cannot exist for indefinite amount of time, and the competitively inferior one will be eliminated from the competition। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको ये फिर से स्टेटमेंट बताएंगे ये एग्जांपल समझाने के बाद। पहले आपको एग्जांपल्स बताएंगे, ये कहानी बताएंगे। ये जो जेएच कॉनेल का था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट आप सुन लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से देखिए। तो ये जेएच कॉनेल ने एक्सपेरिमेंट किया था इंटरटाइडल जोन। मतलब इंटरटाइडल जोन क्या होता है, जब टाइड्स मून और अर्थ के पोजिशन जब चेंज होते हैं, रिलेटिव पोजिशन, तो जो ग्रेविटी में अंतर आता है, इसके कारण सी का लेवल ऊपर नीचे आता है। तो जो शोर होता है, जो रॉकी एरियाज होते हैं, वहाँ उस रीजन में स्कॉटलैंड के उस रॉकी कोस्ट पे, ठीक है, रॉकी कोस्ट पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जेएच कॉनेल ने, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म था जिन 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 पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो था बार्नेकल्स। क्या था? बार्नेकल्स। तो बार्नेकल्स क्या है? क्रस्टेशियंस है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है। तो इसका 2 स्पीसीज था। ठीक है, अब उस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया था और चेंज किया था, कुछ अपने हिसाब से चेंजेस भी किए थे। तो देखते हैं, पहले ये रॉकी कोस्ट है सपोज, ठीक है, किनारा है, रॉकी है। अब यहाँ रॉकी कोस्ट पे स्पीसीज रहते हैं, ये ऐसे चिपक जाते हैं, एडेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो 2 स्पीसीज था। ऊपर में नेचुरली रहता था चैथेमेलस, एक स्पीसीज है जो चैथेमेलस है, बड़ा बड़ा रहता था, तो ऊपर के एरियाज में चैथेमेलस। ठीक है, अब पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कि टाइड्स के हिसाब से कैसे कैसे सी लेवल चेंज होता है। तो सबसे बीच वाला पोजीशन मीन पोजीशन है। अब टाइड्स भी 2 तरीके का होता है, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स। अगर पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं नीप टाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? नीप टाइड। और जो कि ऊपर चढ़ा है तो हाई नीप टाइड। अब यही थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो इसको क्या बोलेंगे? नीप टाइड ही बोलेंगे, लेकिन लो नीप टाइड। अगर पानी ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो ये 30 दिन का जो साइकिल होता है, इसमें चेंज होता रहता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दोनों आते रहता है। तो कभी कभी पानी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और ऊपर चढ़ा है तो इसको बोलेंगे हाई स्प्रिंग टाइड। और यही जब नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, तो उसको बोलेंगे लो स्प्रिंग टाइड। अब ये इंटरटाइडल जोन है, ये कोस्ट है, ठीक है, रॉकी कोस्ट है। अब ऊपर के रीजन्स में कौन रहता था? चैथेमेलस नेम का स्पीसीज, चैथेमेलस। ठीक है, और नीचे कौन रहता था? तो बैलेनस। ये कॉम्पेरेटिवली छोटे होते हैं और लो टाइड्स में रहते हैं, और हाई टाइड्स में कौन रहते हैं? चैथेमेलस। तो यहाँ रहता था नीचे बैलेनस। और दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। ठीक है, दोनों ही बार्नेकल्स में आते हैं, क्रस्टेशियंस में। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं, इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो निक का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल निक एंड रियलाइज निक। ठीक है, तो फंडामेंटल निक क्या होता है कि फंडामेंटल निक को आप एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहें तो ये समझ लीजिए कि जो भी कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो वो चाहता है, जो खाना चाहता है, ठीक है, जहाँ रहना चाहता है, ठीक है, हर चीज़ जो वो चाहता है, अगर वो उसको फंडामेंटल निक बोलेंगे। और रियलाइज्ड निक किसको बोलेंगे? कि चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, जो उसको मिल रहा है
उसको बोलेंगे रियलाइज निक। एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बोलेंगे, लैंग्वेज आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इधर उधर अलग अलग मिलेगा। तो फंडामेंटल निक मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म चाहता है, व्हाट ही वांट्स, ठीक है। और रियलाइज्ड निक मतलब कि जो मिल रहा है, व्हाट ही इज गेटिंग, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम में डॉटेड लाइन से फंडामेंटल निक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर चैथेमेलस का निक अगर हम ड्रॉ करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो कुछ इस तरीके का है। डॉटेड लाइन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फंडामेंटल निक, फंडामेंटल निक। और सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं रियलाइज्ड निक। तो इससे हैबिटेट को लेके आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आना चाहिए कि जो चैथेमेलस है उसका फंडामेंटल निक पूरा है, वो लो टाइड हाई टाइड पूरे रीजन में वो रहना चाहता है। हैबिटेट को लेके बात करें, लेकिन वो रह कहाँ पा रहा है? बस ऊपर वाले रीजन में ही रह रहा है, इतने में ही रह रहा है। मतलब क्या है कि वो नीचे रहना चाहता है, लेकिन किसी प्रेशर के कारण, किसी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के कारण वो नीचे नहीं रह पा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या कैसे हो रहा है। तो ये है इसका फंडामेंटल निक, जो पूरे टाइडल एरिया में है, ऊपर लो टाइड से लेके एकदम लो टाइड से लेके एकदम हाई टाइड तक, लेकिन रह कहाँ रहा है? तो बस हाई टाइड में। अब वहीं अगर इसका हम लोग निक देखें बैलेनस का, तो इसका निक होता है फंडामेंटल निक लो टाइड होता है, फंडामेंटल निक लो टाइड होता है, और रियलाइज्ड निक भी लो टाइड होता है। तो ये बहुत स्पेशल बात है, ये रहना भी नीचे ही चाहता है और रह भी नीचे ही रहा है, ठीक है। इसका फंडामेंटल निक ये रहना इतने ही भी चाहता है लो टाइड में ही, और रह भी नीचे ही रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरीके का दोनों का निक है। तो निक ओवरलैप किसका कर रहा है? निक ओवरलैप कर रहा है चैथेमेलस का। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं रहना चाहता है, यहीं रह रहा है। लेकिन निक किसका ओवरलैप कर रहा है? तो चैथेमेलस का। वो नीचे भी रहना चाहता है, लेकिन ये यहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे रहने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया कि काफ़ी समय तक इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने चैथेमेलस को हटा दिया, ठीक है। कंट्रोल्ड वे में चैथेमेलस को रिमूव कर दिया, ठीक है। वो उन्होंने दोनों किया था एक्चुअली। पहले सबसे पहले देखते हैं कि बैलेनस को रिमूव कर दिया। तो बैलेनस वॉज रिमूव्ड। अब बैलेनस को रिमूव करने पे उनको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखा कि अगर बैलेनस को रिमूव करते हैं, फिजिकली इसको रिमूव कर दिया गया नीचे लो टाइड के रीजन से, तो उन्होंने देखा कि ये जो इंटरटाइडल जोन है, ठीक है, वो पूरा का पूरा चैथेमेलस से भर गया। ये पूरा ग्रो कर गया और नीचे तक फैल गया। तो अब आपको निक जो फंडामेंटल रियलाइज निक है उससे समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा भर गया। क्योंकि उसका फंडामेंटल निक पूरा हाई टाइड एंड लो टाइड है, वहाँ दोनों जगह पे वो रहना चाहता है। और जब हम फिजिकली इसको हटा ही दिए तो यहाँ पे कोई कंपटीशन जो फेस कर रहा था उसको अब नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या हो गया? चैथेमेलस पूरे में फैल गया, चैथेमेलस पूरे में फैल गया। और अब क्या है कि इसका फंडामेंटल निक क्या बन गया? रियलाइज निक बन गया। देखिए अंतर, फंडामेंटल निक ही रियलाइज निक बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये काफ़ी लंबा लंबा समय में होता है, ठीक है, ये हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय में। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कंडीशन के बाद एक बार उन्होंने अब दूसरा ऑपोजिट काम किया, ठीक है, कि उन्होंने चैथेमेलस को रिमूव कर दिया, चैथेमेलस को रिमूव कर दिया। चैथेमेलस रिमूव्ड। अब जब चैथेमेलस इसको हटा देंगे तब क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा उनका? उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे बैलेनस को हटाए तो पूरे में चैथेमेलस फैल गया, ठीक है। तो ऐसे ही चैथेमेलस को हटाए तो पूरे में क्या हो जाना चाहिए? बैलेनस फैल जाना चाहिए। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन, उनको काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला। उन्होंने देखा कि जो बैलेनस था वो ऊपर गया ही नहीं, ऊपर पूरा रीजन खाली है और वो जहाँ था वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। इसको ऊपर मतलब ही नहीं है जाने से, ऊपर आप हटाइए या कुछ भी करिए, ठीक। तो यहीं पे यहीं पहले यहीं था और अब भी वहीं है। चैथेमेलस को आप हटा दीजिए या कुछ भी करिए। तो ये रिजल्ट उनको काफ़ी सरप्राइज किया और फिर इसके बाद ही उन्होंने कंक्लूजन दिया सारा चीज़। अब यहाँ पे इसका निक देखे तो पहले भी यही था इसका फंडामेंटल निक, और अब भी इसका रियलाइज निक वही है, दोनों वही का वही है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है वो है बैलेनस और कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है वो है चैथेमेलस। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर कहेंगे किसको? तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर उसको कहेंगे वैसा स्पीसीज जिसका फंडामेंटल निक और रियलाइज्ड निक सेम हो या ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर हो, ठीक है, एकदम सेम हो, और वैसा उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर। और वैसा स्पीसीज जो ना ही अपना फंडामेंटल निक ऑक्यूपाई कर पाए, ना ही रियलाइज्ड निक, और या फिर बोले कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर। तो चैथेमेलस के पास एक्चुअली में देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसके पास एडेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो वो हाई टाइड में सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है, ऊपर हाई टाइड होता है। लेकिन फिर भी यहाँ कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होता है चैथेमेलस, ये है नेचर। तो नेचर कहता है कि वो नहीं कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होता है जिसके पास हायर एडेप्टेशंस होते हैं, हायर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग है। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वो है जो अपना फंडामेंटल निक जो है उसी को बना ले जो उसका रियलाइज निक है। अब इसको ये जगह रहने के लिए मिल रहा है, फिर भी ये पूरा नीचे फैलना चाह रहा है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं है, कभी भी ये इतने में हैप्पी नहीं है, बार बार ये नीचे आने का कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस उसको आने नहीं देता है। और इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोइटिव कंपटीशन फेस करता है और वो अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत ही ज़्यादा नहीं दिखा पाता है और ये कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर साबित होता है। और यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहाँ हो रहा है वो देखते हैं। अब ये तो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, बैलेंस क्या है? कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल निक और रियलाइज निक जिसका सेम हो, फंडामेंटल निक और रियलाइज निक जिसका सेम हो, वो होता है कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर। तो इसका फंडामेंटल निक और रियलाइज निक सेम है, ये यहीं रहना चाहता है, इसको हटा दिए यहाँ तक तब भी ऊपर नहीं गया, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि इसके पास वैसे स्ट्रक्चर से नहीं होते हैं जो हाई टाइड में इसको सर्वाइव कर पाए, स्टोन से चिपका के रख पाए, वो निकल जाएंगे, उखड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहीं रहता है। तो इतने में ही इसको अगर ऐसा है ऊपर ये जाना ही नहीं चाहता है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहीं पे ये संतुष्ट है, यहाँ पे अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल शो कर सकता है और ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी ये अपना छोड़ के जाएगा और ये नेचर में इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। लेकिन ये नीचे आना चाहता है बार बार, लेकिन बैलेंस उसको नहीं आने देता है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ये इसका फंडामेंटल निक और रियलाइज निक ये ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे फंडामेंटल निक है ना, इसको भी रियलाइज्ड बनाने के लिए बेचैन है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। तो ये जो करने के लिए बेचैन है ना, इसके कारण जो एक्सप्लोइटिव कंपटीशन फेस कर रहा है, इसके कारण इसका बायोटिक पोटेंशियल घट रहा है और इसीलिए ये कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है। और इस रीजन से जो लो टाइड का रीजन है वहाँ से ये एक्सक्लूडेड है, वहाँ से ये क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। अब देखिए ये पढ़ते हैं स्टेटमेंट, when two or more species are competing for same resources, यहाँ कौन कौन compete कर रहा है सेम रिसोर्स के लिए? चैथेमेलस और बैलेनस। बैलेनस अपने रिसोर्स जो उसका फंडामेंटल है वहीं पे है, लेकिन चैथेमेलस ये यहाँ पे ये स्पेस को वो ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो ये उसका सेम रिसोर्स, ये वाला रीजन क्या है? कॉमन रिसोर्स है। क्या ऊपर वाला रीजन कॉमन रिसोर्स है? नहीं, क्योंकि बैलेंस को ये चाहिए नहीं, ये रीजन कॉमन रिसोर्स है, हैबिटेट फॉर हैबिटेट। तो सेम रिसोर्स के लिए दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन वो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर बन रहेगा वो हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा कंपटीशन से। तो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन कौन है? चैथेमेलस। और कंपटीशन कहाँ है? यहाँ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ये कंपटीशन यहाँ नहीं है, हाई टाइड में नहीं है, लो टाइड में कंपटीशन है। तो कंपटीशन से, लो टाइड रीजन से जो इन्फीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चैथेमेलस एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे बस बैलेंस पाया जाएगा। When two or more species are competing for the same resources, they cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one, here Chathamelus, will be eliminated from the competition. Means here it is eliminated from the low tide region of the intercostal area, ठीक है। और यही एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है। अब इसका एग्जांपल एक गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक पिछला एग्जांपल दिए थे, गैलपागोस आइलैंड वाला, एल्बिंगडन टर्टल्स और गोट वाला। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं हम बताए थे क्योंकि ये नहीं हुआ था। अभी देखिए वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ पे टोर्टोइस था, ठीक है, ए मान लिया कि टोर्टोइस है। अब यहाँ पे जब बी इंट्रोड्यूस हुआ, गोट ही लिख देते हैं, ठीक है, गोट, तो ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था, इसका इफिशियंसी भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे शुरू में क्या हुआ होगा? शुरू में चर रहा होगा, दोनों घास चर रहा होगा शुरू के समय में, लेकिन ये चूंकि उतना ज़्यादा नहीं चल पा रहा होगा तो कुछ समय तक दोनों एग्जिस्ट किया होगा। लेकिन धीरे धीरे टोर्टोइस इन्फीरियर साबित होने लगा और टोर्टोइस का संख्या घटने लगा। और ये इन्फीरियर होने के कारण ये कंपटीशन से ही हट गया और ए का संख्या मान लिया पहले 4 था तो 3 हुआ, 2 हुआ, और वो कंपटीशन से पूरा हट गया, एक्सक्लूड हो गया और वहाँ पे बस गोट ही सर्वाइव कर पाया। तो जो इन्फीरियर वन होता है वो कंपटीशन से कुछ समय के बाद
एक्सक्लूड हो जाते हैं, और यही बताता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यही है। आपको आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यही क्लासिकल एग्जांपल है। ये अगर आप नहीं पढ़े तो ये कॉलेज ही क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये जेज कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आई होप। और ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।